नमस्कार। हमारा आज का विषय है रीतिकाल के प्रमुख कवि। हिंदी साहित्य के इतिहास का तीसरा काल रीतिकाल के नाम से प्रसिद्ध है और जिसका समय है संवत 1700 से 1900 तक। इस काल में अनेक कवियों ने रचनाओं का प्रणयन किया। अगर इस काल के कवियों की बात करें तो एक लंबी सूची हमारे सामने आती है। केशव, बिहारी, देव, मतीराम, सेनापति, भूषण, कुलपति मिश्र, भिखारीदास, पद्माकर, रसलीन, श्रीपति, घनानंद, ठाकुर, बोधा आदि अनेक कवि। अगर इस काल के कुछ प्रमुख कवियों की बात की जाए या फिर इस काल की मनोवृत्ति का श्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करने वाले कुछ कवियों की बात की जाए तो उनमें बिहारी, केशव, सेनापति, भूषण आदि कुछ नाम लिए जा सकते हैं। तो इन्हीं कुछ प्रमुख कवियों की बात हम आज की क्लास में करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं केशवदास की बारे में। इन्हें आचार्य केशवदास कहा जाता है। इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक भी माना जाता है। रीतिकाल का प्रवर्तक, रीतिकाल का प्रवर्तन करने वाला। केशव की कविता में सर्वप्रथम रीतिकालीन मनोवृत्ति, रीति निरूपण की प्रवृत्ति दिखाई देती है, इसलिए इन्हें रीतिकाल का प्रवर्तक कहा जाता है। इनका जो समय है, कालक्रम से अगर देखा जाए, समय के अनुसार अगर देखा जाए तो ये भक्ति काल में आते हैं, लेकिन इनकी जो कविता की प्रवृत्ति है वह रीतिकाल के अनुरूप है। रीतिकाल में लक्षण ग्रंथों की रचना करने की, अलंकारों की प्रधानता, आश्रयदाता के यहाँ पर रह कर के कविताएं रचना करना, राज प्रशस्ति, ये कुछ प्रमुख विशेषताएं, प्रवृत्तियां दिखाई देती है और यह सभी प्रवृत्तियां केशव की कविता में अपने चरम पर है, इसलिए इन्हें रीतिकाल के अंतर्गत ही माना जाता है। कालक्रम से भक्ति काल में आने पर भी प्रवृत्तियों की दृष्टि से ये रीतिकालीन कवि हैं। केशव जो थे ये प्रखर पांडित्य, आचार्यत्व के गांभीर्य, स्वतंत्र चिंतन एवं असाधारण प्रतिभा से युक्त थे। इन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा से अनेक ग्रंथों की रचना की, जिनमें मुक्तक काव्य भी हैं, प्रबंध काव्य भी हैं, जिनमें रीति ग्रंथ भी हैं और उनमें आश्रयदाताओं की प्रशस्ति में लिखे हुए अनेक ग्रंथ भी हैं। जो रसिक प्रिया है, कवि प्रिया है, छंदमाला है, ये इनके रीति ग्रंथ हैं। अर्थात इन ग्रंथों में इन्होंने रीतिकाल की जो लक्षण उदाहरण लिखने की परंपरा है उसका पालन करते हुए रीति निरूपण किया है। रसिक प्रिया में रस का निरूपण किया गया है, कवि प्रिया में अलंकार निरूपण है और छंदमाला में छंदों का निरूपण किया गया है। रामचंद्रिका उनका राम कथा से संबंधित प्रबंध काव्य है। राम कथा को लेकर के इन्होंने प्रबंध काव्य की रचना की है। रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, ये ग्रंथ इनके आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं। विज्ञान गीता प्रतीक शैली में लिखा हुआ इनका आध्यात्मिक ग्रंथ है। नखशिख इनका मुक्तक काव्य है, जिसमें इन्होंने परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन किया है। इस प्रकार केशव एक प्रतिभा संपन्न कवि थे और इन्होंने अपनी रचनाओं में अपनी प्रतिभा का खूब परिचय दिया है। लेकिन इनके कविताओं में आचार्यत्व का जो अधिक प्रभाव है, या कहें कि रीति की जो प्रवृत्तियां हैं उनका अधिक प्रभाव है, कि इनकी कविता में बौद्धिकता, कलात्मकता, पांडित्य प्रदर्शन, चमत्कार प्रियता, इन सब का प्रभाव अधिक दिखाई देता है। अलंकारों के अधिक प्रयोग, क्लिष्ट शब्दों के प्रयोग, इनके कारण इनकी कविता कहीं कहीं बहुत ही कठिन हो गई है, समझने में दुरूह हो गई है।
तो इसलिए कवि को, केशवदास को, कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। उसमें बुद्धि का प्राधान्य है, भावों की प्रधानता कम है। अगले जो कवि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वे हैं बिहारी। बिहारी रीतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। रीतिकालीन मनोवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कवियों में जो शिरोमणि हैं उनमें बिहारी का नाम आता है। बिहारी जयपुर के महाराज जयसिंह के दरबार में रहते थे, उनके राज कवि थे और कहा जाता है कि उनको अपने एक एक दोहे पर राजा जयसिंह एक एक स्वर्ण मुद्रा प्रदान किया करते थे। बिहारी ने एक ही ग्रंथ लिखा जो बिहारी सतसई के नाम से प्रसिद्ध है और जिसमें लगभग 700 दोहे हैं। 713 संख्या बताई जाती है। इनकी ख्याति का जो मूल आधार है यही एक ग्रंथ है। यह ग्रंथ इतना सुंदर है, भावों से भरा हुआ है, भावों का सागर है कि इसकी आभा के सामने अन्य कोई मुक्तक काव्य ठहर नहीं पाता है। इसमें श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। श्रृंगार में संयोग और वियोग दोनों का वर्णन हुआ है। भक्ति से संबंधित दोहे हैं, नीति से संबंधित उक्तियां हैं, प्रकृति का निरूपण है और लोक ज्ञान से संबंधित, व्यवहार से संबंधित दोहों की रचना भी की गई है। अनेक विषयों को लेकर के दोहे जैसे छोटे से दोहों में इन्होंने भावों का सागर उड़ेल दिया है। अनेक विषयों का वर्णन उनकी सतसई में मिलता है। इनकी सतसई के लिए अनेक उक्तियां प्रसिद्ध है। कहीं कहा जाता है कि बिहारी सतसई में श्रृंगार, भक्ति और नीति की त्रिवेणी बहती है, तो यह भी कहा जाता है कि बिहारी ने गागर में सागर भरा है। और यह पंक्तियां तो बहुत ही प्रसिद्ध है कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। छोटे से दोहे इतने प्रभावशाली हैं कि देखने में भले ही वे छोटे लगे, लेकिन उनका जो घाव है अर्थात उनका जो प्रभाव है वह बहुत ही गहरा है। बिहारी ने इस युग की प्रवृत्ति के अनुरूप जो लक्षण ग्रंथ लिखने और फिर उनके उदाहरण देने की प्रवृत्ति थी, उसका उन्होंने सीधे सीधे पालन नहीं किया, अर्थात उन्होंने अलग से लक्षण ग्रंथ नहीं लिखे। काव्यांगों को लेकर के जो लक्षण ग्रंथ लिखने की परंपरा थी उसका उन्होंने पालन नहीं किया, लेकिन बिहारी को सभी काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों का ज्ञान था और उन काव्य शास्त्रीय सिद्धांतों के ज्ञान का पूरा पूरा उपयोग उन्होंने अपनी सतसई में किया है, जिससे उनकी सतसई में अलंकार, रस, भाव, नायिका भेद, ध्वनि, वक्रोक्ति, रीति, गुण आदि सभी के उदाहरण उनके दोहों में, उनकी सतसई में मिल जाते हैं। बिहारी सतसई की अनेक टीकाएं लिखी गई। एक सतसई की अनेक टीकाएं होना इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। उनकी सतसई का एक एक दोहा मर्मस्पर्शी है और हमारे सामने सौंदर्य और प्रेम क्रीड़ा की मनोरम सुंदर झांकी प्रस्तुत करता है। बिहारी की अनुभूति के साथ अगर उनके अभिव्यक्ति पक्ष की बात करें, उनकी भाषा, उनके अलंकारों की बात करें, तो बिहारी का अपनी ब्रज भाषा पर असाधारण अधिकार है। शब्द और अर्थ उनके दोहों में नगों के समान जड़े हुए हैं। आगे जो कवि हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं वे हैं देव। देव जो हैं रीतिकाल के बड़े कवियों में विशेष गौरव के अधिकारी हैं। अर्थ सौष्ठव व नवोन्मेष में उनका कोई सानी नहीं है, उनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है। कवि देव जो हैं अपने जीवन काल में अनेक राजा और रईसों और नवाबों के आश्रय में रहे। उनके द्वारा रचे हुए ग्रंथों की संख्या 72 बताई जाती है,
जिनमें से 15 ही उपलब्ध है। कुछ प्रमुख नाम हैं: भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, कुशल विलास, जाति विलास, देवचरित्र, रस विलास, प्रेम चंद्रिका, सुजान विनोद, काव्य रसायन, सुख सागर तरंग, राग रत्नाकर, देव शतक और देव माया प्रपंच। देव ने आचार्य कर्म और कवि कर्म दोनों का निर्वाह किया, अर्थात लक्षण ग्रंथ भी लिखे और उदाहरण भी लिखे। उन्होंने जो लक्षण ग्रंथ लिखे हैं उनमें सुबोधता है, स्पष्टता है और संक्षिप्तता है। साथ ही जो उदाहरण दिए हैं अर्थात जो कविता लिखी है वह भी बिल्कुल उन लक्षणों के अनुरूप है और उसमें सरसता है, उसमें कवित्व है। देव की एक विशेष बात थी कि वे अपने मत को बहुत ही प्रबल शब्दों में और आत्मविश्वास के साथ व्यक्त करते थे। उनके मत को आसानी से कोई काट नहीं सकता था। इन्होंने ऋतु निरूपण भी किया, अर्थात लक्षण ग्रंथ भी लिखे, उदाहरण भी दिए, लेकिन इनके रीति निरूपण की अपेक्षा इनका जो कवित्व है वह अधिक प्रभावी है, अधिक आकर्षक है। अर्थात उनकी कविता अधिक सुंदर बन पड़ी है, वह अधिक सरस है, वह अधिक भावपूर्ण है। रीतिकाल के अन्य कवियों की तरह ही इनका भी मुख्य विषय श्रृंगार ही है। श्रृंगार के संयोग और वियोग को लेकर के और राधा कृष्ण को अपने नायक नायिका के रूप में स्वीकार करके उन्होंने सुंदर कविता की रचना की है। आगे जो कवि हैं वे हैं मतीराम। मतीराम ने श्रृंगार रस को रस शिरोमणि मानकर उसका सुंदर विवेचन किया है। मतीराम भी अनेक राजाओं के आश्रय में रहे, लेकिन बूंदी नरेश भाव सिंह हाड़ा के यहाँ उन्होंने अधिक समय व्यतीत किया और उनका अपनी रचनाओं में भी उल्लेख किया है। मतीराम द्वारा लिखे गए 8 ग्रंथों की चर्चा की जाती है: फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, ललित ललाम, सतसई, अलंकार पंचाशिका और वृत्त कौमुदी। इनमें से कुछ ग्रंथ उपलब्ध हैं और कुछ उपलब्ध नहीं है। इनका जो वर्ण विषय है वह भी 2 प्रकार का है, एक तो है श्रृंगार और दूसरा है राज प्रशस्ति। अर्थात इन्होंने एक और तो श्रृंगार को अपना विषय बनाते हुए श्रृंगार रस से परिपूर्ण सुंदर रचनाएं लिखी है, और दूसरे प्रकार के जो ग्रंथ हैं उसमें उन्होंने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है। जहाँ उन्होंने श्रृंगार को अपनाया है वहाँ संयत वाणी में श्रृंगार का मर्यादित वर्णन किया है, और जहाँ इन्होंने राज प्रशस्ति की है, आश्रयदाताओं की प्रशंसा की है, वहाँ इनकी वाणी जो है ओजमयी है। ओजमयी वाणी में इन्होंने राज प्रशस्तियों की अभिव्यक्ति की है। इनका रसराज नामक ग्रंथ अत्यंत प्रसिद्ध है। इसमें श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिकाओं का विवेचन किया गया है। ये हैं रीतिकाल के कुछ प्रमुख कवि। रीतिकाल के अन्य प्रमुख कवि जिनमें घनानंद, सेनापति, भूषण, पद्माकर आदि हैं, इनकी चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।